नमस्कार प्रिय दर्शकों। बात है 1980 के दशक की उस दिन की, जब एक व्यक्ति अपने प्राइवेट जेट से कहीं फरार हो रहा था, लेकिन अमेरिका के पुलिस ने उसे धर दबोचा। वो व्यक्ति और कोई नहीं थे, वो थे कल्ट लीडर ओशो रजनीश। उस पे कई सारे इल्जाम लगाए गए और उन्होंने अपने दो गुनाहों को कबूल किया। पहला गुनाह था झूठ बोल करके वीजा लेना और दूसरा गुनाह था कई लोगों की फर्जी शादियां करवाना, जिससे कि वो वीजा प्राप्त कर सके, परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त कर सके यूएस के। और उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ ऐसा किया था। तो सवाल यहाँ पे यह खड़ा होता है कि ऐसा क्या कारण है कि कोई व्यक्ति बिना कोई छुरा अथवा कोई हथियार लिए कई लोगों को गुनाह करने के लिए प्रेरित कर देता है और लोग खुशी-खुशी इस गुनाह को करने को तैयार भी हो जाते हैं। क्या कारण है कि कई सारे कल्ट गुरु देवता के रूप में दरिंदा साबित होते हैं, जो लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं? इस श्रृंखला में हम कल्ट गुरु के इसी रूप और इन्हीं मनोविज्ञान की जांच करेंगे। लेकिन इसमें हम अपने मंतव्य प्रस्तुत नहीं करेंगे। इस श्रृंखला का उद्देश्य वैज्ञानिक शोधों को आपके सामने उपस्थित करना है। तो इस श्रृंखला का मूल स्रोत जो होगा, ये 2023 का एक अत्याधुनिक पीएचडी थीसिस है, जो वर्ल्डन यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजी के विद्वान द्वारा किया गया शोध है। इसमें उन्होंने कई सारे कल्ट लीडर पर विश्लेषण किया और उन्होंने पाया कि उनमें ये कई सारे मनोरोग होने के लक्षण होते हैं। तो इस श्रृंखला में हम उन्हीं मनोरोगों की चर्चा करेंगे कि क्यों, किस कारण से वो इस तरह की हरकतें करते हैं और इसका लोगों पर किस तरह से प्रभाव पड़ जाता है, किस तरह से वो लोगों का थॉट रिफॉर्म कर देते हैं, उन्हें ब्रेन वॉश कर देते हैं, उन्हें उनकी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल देते हैं। इस श्रृंखला में किसी का हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो काम तो किसी साइकियाट्रिस्ट का ही हो सकता है। इस श्रृंखला में हम केवल उन मनोवैज्ञानिक शोधों को, उन जर्नल्स को आपके सामने उपस्थित करेंगे, जहाँ पे कई कल्ट लीडर्स के व्यवहारों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक के साथ कंपेयर किया गया है, उनमें साम्यता की जाँच की गई है। तो सबसे पहले इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ मैंने ओशो रजनीश को कल्ट लीडर क्यों कहा? आखिर कल्ट कहते किसको हैं? कल्ट के क्या लक्षण हैं और कैसे वो लोगों का थॉट रिफॉर्म करते हैं, लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं? तो यहाँ पे जो मैंने ओशो रजनीश को कल्ट लीडर कहा, वो मैं कोई अपना पर्सनल मत नहीं बता रहा हूँ। ये दुनिया के जो दिग्गज साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जो कल्ट साइकोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने ये बात कही है। उदाहरण स्वरूप ये मार्गरेट थेलर सिंगर जी हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बर्कली में एक बहुत बड़ी प्रोफ़ेसर हुआ करती थी साइकोलॉजी की, ये कल्ट साइकोलॉजी की विशेषज्ञ थीं। इन्होंने ये बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी है कल्ट पर, और इस पर जो है हमने आपको एक विस्तृत कल्ट साइकोलॉजी पे 5 एपिसोड की एक अलग से श्रृंखला भी दी हुई है। वो श्रृंखला भी अब आप अवश्य जाकर के देखिए। इस किताब में उन्होंने ओशो रजनीश को एक कल्ट लीडर के रूप में ही पहचाना है। इतना ही नहीं, ये जो अभी मनोवैज्ञानिक थीसिस की मैं बात कर रहा था 2023 के वर्ल्डन यूनिवर्सिटी के, इसमें भी ओशो रजनीश को एक कल्ट लीडर ही कहा गया है। इसके अलावा रिक एलन रोस साहब, जो कि कल्ट के साइकोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, कल्ट एक्सपर्ट माने जाते हैं यूएस में, उन्होंने भी यह बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी है कल्ट इनसाइड आउट, और इसमें भी उन्होंने ओशो रजनीश को एक कल्ट लीडर ही कहा है। इसके अतिरिक्त कई सारे जर्नल में इन्हें कल्ट लीडर कहा गया है ओशो रजनीश को, इसीलिए मैं उन्हें कल्ट लीडर कह रहा हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मेरा इस विषय में कोई व्यक्तिगत मत है। ये एक वैज्ञानिक शोध के आधार पर आपसे कहा जा रहा है, विद्वानों का मत आपके सामने उपस्थित किया जा रहा है। तब सवाल उठता है कि कल्ट आखिर कहते किसको है? किसको हम कल्ट कहते हैं? उसकी परिभाषा क्या हो सकती है? तो इस पर कई सारे विद्वानों ने, विशेष करके रिक एलन रोस आदि ने भी बहुत सारे मत उपस्थापित किए हैं। कल्ट में मूलतः परिभाषित करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। पहली बात ये है कि ये एक ऐसे व्यक्ति के तरफ केंद्रित होता है, जो कि उसका एक लीडर होता है। कई बार वो कहता है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कल्ट लीडर अपने आप को भगवान ही कहे। वो हो सकता है वो कहे कि मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ज्ञान लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो दुनिया में और किसी के पास नहीं, मैं ही वो ज्ञान दे सकता हूँ आपको। अथवा मैं ऐसा ज्ञान लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो समाज जिससे अनभिज्ञ है। सारा समाज जो है वो गलत है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वही वास्तव में सही है। वह मूल धारा के विपरीत जाकर के बातें करता है, लेकिन फिर भी उसकी बातें करिश्मेटिक लीडरशिप की वजह से मानी जाती है। तो यह पहली बात कि ये कल्ट जो होता है, एक कल्ट लीडर के इर्द-गिर्द खड़ा होता है। उस कल्ट लीडर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा लक्षण उसका यह होता है कि वह
थॉट रिफॉर्म के साइकोलॉजिकल डार्क साइकोलॉजी के कुछ ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है जिससे कि लोगों की विचारधारा प्रभावित हो जाती है। उसके जो भी बिलीफ होते हैं, जो भी श्रद्धा होती है, जो भी कल्चरल आइडेंटिटी होती है, वो टूटने लगती है और वो अपना सिद्धांत उसके मन में भर देता है। और तीसरा लक्षण ये होता है कि इससे लोगों की हानि होती है कई बार, और सिर्फ उन लोगों की हानि होती है ऐसी बात नहीं है, उससे समाज की भी हानि होती है। समाज की हानि ऐसे होती है कि उसके सिद्धांतों की वजह से उन लोगों के पारिवारिक रिश्ते नाते टूटने लगते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप उस कल्ट लीडर का विरोध करेंगे, तो वो सारे जो उसके फॉलोवर होते हैं, वो आपके प्रति आक्रामक हो जाते हैं। इससे समाज में एक वैमनस्य की स्थिति आ जाती है, क्योंकि वह बार-बार जो है अस वर्सेस देम मेंटालिटी सिखाता है। Number one, an absolute authoritarian leader who is the defining element and driving force of the group. Number two, that leader and that group uses coercive persuasion to gain undue influence over its members. And number three, that if the group is destructive, that they hurt people. तो ये 3 चीज़ें होती हैं। पहला, एक कल्ट गुरु होता है जो कि नई तरह की बातें करता है, मूल मुख्य धारा के विरोधी बातें करता है। दूसरी बात, वह लोगों को डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करके लोगों का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करता है। और तीसरी बात, उसकी वजह से लोगों के ज़िंदगी में भी कई बार बुरे प्रभाव पड़ते हैं, और उनके परिवार की ज़िंदगी में भी बुरे प्रभाव पड़ते हैं, यहाँ तक कि समाज में भी उसके कुप्रभाव देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, वो कल्ट लीडर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि कई सारे लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उसका तो बहुत भला हो रहा है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कि ओशो रजनीश को जो है को कल्ट लीडर के रूप में कई सारे शोध पत्रों में लिख देने के बावजूद भी कई सारे लोग उनके ऐसे फॉलोवर आपको मिल जाएँगे जो कहेंगे कि मेरा तो बहुत भला हो रहा है। क्यों? क्योंकि कल्ट लीडर कई बार गैसलाइटिंग के टैक्टिक्स का प्रयोग करता है। किसी का बुरा हो भी रहा हो तो उसके मन में इस तरह का भ्रम उत्पन्न कर देता है गैसलाइटिंग करके कि नहीं, ये खराब नहीं हो रहा है आपके साथ, ये तो आपके साथ अच्छा हो रहा है, ये तो सत्य के मार्ग में आप आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कल्ट लीडर को आप कितने भी तरह से उसे गलत साबित कर दें, यहाँ तक कि उन पे कानून कार्रवाई भी हो जाए, तो भी कल्ट लीडर के जो भी मेंबर होते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि इस व्यक्ति ये कानूनी मुजरिम है, अथवा ये अपराधी है, अथवा ये गलत बोल रहा है। उसकी बातों को कितना भी आप खंडन कर दें, उसके कई सारे मेंबर ये ऐसे कहने के लिए आ जाते हैं कि नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है, ये सत्य के मार्ग पे हमारा कल्ट लीडर है और सब इसके खिलाफ पड़े हुए हैं, सब इसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, सब इसको क्रूसिफाई कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, एक सन म्योंग मून नाम के एक बहुत बड़े कल्ट लीडर थे, उनके बारे में हम आपको आगे के एपिसोड में बताएंगे। उनके साथ भी ऐसा हुआ, उन्हें कई प्रकार के फाइनेंशियल फ्रॉड में पकड़ा गया, 1 साल से ज़्यादा की उन्हें सज़ा भी हुई। लेकिन जब सज़ा हुई तो उनके मेंबर कहने लगे, अरे नहीं, इनको तो प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। आइए देखते हैं इन्हीं के शब्दों में। His followers perceived this as persecution. It wasn't tax fraud. It was about, oh, he's being persecuted. He's being crucified. This is a terrible thing. तो ये कल्ट का एक विभत्स रूप है। तो कल्ट को पहचानने में आशा है कि इन बातों से आपको आसानी होगी। आप समझते हैं कि कल्ट लीडर्स किन प्रकार के टेक्निक्स का प्रयोग करता है। तो इस विषय में स्टीवन हसन नाम के एक कल्ट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, जो कि यूएस में कार्यरत हैं। वो इस पर बहुत सारे कोर्स भी चलाते हैं, और उन्होंने एक बाइट मॉडल दिया हुआ है, जिससे कि पता चलता है कि एक कल्ट लीडर किस किस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो उन पर तो उनका एक विस्तृत कोर्स आता है, लेकिन संक्षेप में हम कुछ बातें बता देते हैं। बाइट मॉडल क्या करता है? बाइट में 4 अक्षर हैं, BITE। तो बी यानी वो बिहेवियर कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है, थॉट कंट्रोल करता है और इमोशन कंट्रोल करता है। ये सारे लक्षण जो है आपको ओशो रजनीश के केस में आराम से मिल जाएंगे। उदाहरण स्वरूप, वो लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करते थे। वो लोगों को बताते थे कि मेरे नाम का एक माला पहनो, उसमें जो है उनकी तस्वीर रहा करती थी, वो एक खास तरह का वस्त्र बोलते थे, उसी तरह का वस्त्र जो है धारण करना है। इससे लोगों का बिहेवियर कंट्रोल होने लगता है। आधुनिक काल के भी कई गुरु इस तरह की बातें आपको कह सकते हैं। हो सकता है वो आपको एक विशेष तरह का वस्त्र नहीं देते हो, लेकिन वो आपके जीवनचर्या के बारे में बहुत सारे सिद्धांत दे देते हो कि इस तरह के पुरुष या इस तरह की स्त्री से शादी करो या नहीं करो, अथवा जो लिपस्टिक लगाए ऐसे लड़की से शादी करो कि नहीं करो, या इस तरह के बहुत सारे बातें वो आपको समझा सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन बदलने लगता है, आपका व्यवहार लोगों के प्रति बदलने लगता है। दूसरा पॉइंट स्टीवन हसन साहब बताते हैं, वो है इंफॉर्मेशन कंट्रोल। इंफॉर्मेशन कंट्रोल में वो कल्ट लीडर आपके सामने इतने सारे इंफॉर्मेशन रख देगा, इतने सारे किताब उसके होंगे, इतने सारे वीडियो आदि रहेंगे उसमें, कि आप उसके विरोधी विचारधारा को पढ़ने के लिए आपके पास समय ही नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त वो आपको सीमित इंफॉर्मेशन देगा, वो सारी बातें आपको नहीं बताएगा।
जो पीठ पीछे चलती रहती है। उदाहरण स्वरूप ये जो है शैम मैरिज करवाया करते, मतलब कि नकली विवाह करवाया करते थे। और ये सब जो है मैं कोई व्हाट्सएप छाप इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। ये कई सारे जर्नल में प्रकाशित है, कई सारे इस पर स्कॉलरली रिसर्च पेपर आदि लिखे गए हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये किस तरह की हरकत किया करते थे और इन्होंने खुद अपने इस गलती को स्वीकार किया। ये ज़िंदगी भर ये सिखाते रहते थे कि विवाह वगैरह तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति होता है, वह जहाँ जब जब तक जिसके साथ मन करे वहाँ तक रहो, उसके बाद दूसरे के साथ रहने चले जाओ, तीसरे के साथ रहने चला। मुक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुक्ति के नाम पे इसी तरह की शिक्षाएँ सिखाते रहते थे। विवाह पे वो कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया करते थे। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि जब वो उन्होंने रजनीशपुरम बसाया, तो वहाँ पे तो उन लोगों को परमानेंट रेज़िडेंसी चाहिए थी, तो उन लोगों का नकली विवाह करवाने लगे अध्यात्म के नाम। या वो नहीं भी करवाते थे तो बाकी लोग करते थे, तो उसमें वो किसी प्रकार का व्यवधान डालने नहीं जाते थे। और बड़े मज़े की बात है, जब खोज की गई तो ये देखिए साफ लिखा गया, वहाँ पे पाया, अधिकारियों ने पाया, जो जाँचकर्ता थे उन लोगों ने पाया कि जितने लोग विवाह करने जा रहे हैं, कोई भी यूएस के सिटीज़न से विवाह नहीं कर रहा है। सब रजनीशपुरम के भारत से आए हुए लोगों के साथ विवाह कर रहे थे ताकि उन्हें वीज़ा मिल सके। तो ये एक तरह का फ्रॉड चल रहा था, जिसके लिए उन्होंने खुद गिल्टी अपने आप को प्लीड किया, यानी उन्होंने अपने जुर्म को खुद स्वीकारा और उन्होंने वीज़ा फ्रॉड के लिए भी झूठ बोला। पहले उन्होंने यह कह कर के झूठ ये किया था कि मैं तो बस टेम्परेरीली यूएस आ रहा हूँ, लेकिन उनकी मनोभिलाषा यही थी कि यहाँ पे बसा जाए। इस बात को उन्होंने छिपा लिया। तो ये बात छिपा करके, अपने मनोभाव को छुपा करके इन्होंने जो है वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने अपने वीज़ा फ्रॉड को स्वीकार किया। तो ये सब चीज़ों के लिए उन्हें कम से कम $4 लाख का उन पे फाइन लगा था, जिसे उन्होंने खुद स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि उन पे केवल आक्षेप लगे, आक्षेप तो और भी बहुत सारे लगे थे जिसे सिद्ध नहीं किया जा सका। फिर उन्हें वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया यूएस से। तो ये इन्फॉर्मेशन कंट्रोल है, ये सब करवा रहे थे वो अपने वीज़ा के लिए, लेकिन वो तो कहते थे ये सब तो मैं अध्यात्म के नाम पे ये सब कर रहा हूँ। एक आध्यात्मिक व्यक्ति मुक्ति के लिए जीता है और इसी तरह की बातें वो सिखाया करते थे। बाइट मॉडल में तीसरी बात आती है थॉट कंट्रोल की। एक कल्ट लीडर क्या करता है कि ऐसे-ऐसे विचारधारा आपको सिखाता है कि आप उसी के हिसाब से सोचने लगते हैं। आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाती है। उदाहरण स्वरूप एक हर्ट सूत्रा नामक एक ग्रंथ है, उस पर उनकी एक प्रवचन श्रृंखला आती है। उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि एनलाइटनमेंट केवल सरेंडर से हो सकता है। अगर आप गुरु के प्रति पूरी तरह से सरेंडर कर जाते हैं, तभी आप एनलाइटन हो सकते हैं। और मूर्ख लोग ये सरेंडर नहीं कर सकते, केवल इंटेलिजेंट लोग सरेंडर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लोग उसकी विचारधारा को नहीं मानते हैं, उसको मूर्ख कह देना, ये एक कल्ट लीडर की चाल होती है। ये थॉट कंट्रोल का एक तरीका होता है। थॉट कंट्रोल का एक और जो बहुत महत्वपूर्ण तरीका बताते हैं और खतरनाक तरीका बताते हैं स्टीवन हसन, वो है अस वर्सेस देम मेंटालिटी। एक कल्ट लीडर इस तरह की चीजें लोगों को सिखाते रहता है, जैसे कि ओशो रजनीश अपने द फर्स्ट प्रिंसिपल नामक किताब में बताते हैं कि धर्म तो दुनिया में एक नकली धर्म चल रहा है। वास्तविक धर्म विद्रोह होता है और जो पारंपरिक धर्म होते हैं विद्रोह नहीं सिखाते, वो तो ऑर्थोडॉक्स होते हैं। असली धर्म विद्रोह होता है और हमें दुनिया के सब लोगों के साथ विद्रोह करना है, क्योंकि धर्म के नाम पे जो दुनिया में चल रहा है वो नकली धर्म चल रहा है। इस तरह की बातें उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल में कहने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, ज़ेन द डायमंड थंडरबोल्ट, इसमें उन्होंने यह भी कहा है कि हमें दुनिया के सारे पंडित पुरोहित और सारे राजनीतिज्ञों के साथ विद्रोह करना है, युद्ध करना है। ये फ्रीडम की बात है, मुक्ति की बात है। तो इस तरह से वो अस वर्सेस देम मेंटालिटी पैदा करता है कि हम जो है वास्तविक धर्म के मार्ग पे है। ये दुनिया में जो बाकी सब लोग चल रहे हैं वो लोक धर्मी हैं, वो सब सांसारिक धर्म वाले लोग हैं, वो अधर्म के रास्ते पे हैं, वो स्यूडो धर्म के रास्ते पे हैं। वास्तविक धर्म के मार्ग पे तो हम ही लोग हैं। इस तरह की बात कल्ट लीडर सिखाता है और अस वर्सेस देम मेंटालिटी पैदा करता है अपने फॉलोअर्स में और समाज के बीच में। इतना ही नहीं, मैं 2015 का ये एक शोध पढ़ रहा था, एक थीसिस पढ़ रहा था। इसमें ये रजनीशपुरम वाले मूवमेंट पर ही ये पूरा थीसिस है। इस थीसिस में तो उन्होंने यह भी बताया है कि ओशो रजनीश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि केवल मैं जो कह रहा हूँ वही वास्तविक सत्य है और आज तक के जितने गुरुओं ने जितनी बातें कही हैं वो सब गलत है। तो ये सब थॉट कंट्रोल के तरीके हैं। इसके बाद जो है गुरु के जो भी फॉलोअर होते हैं कल्ट गुरु के, वो अपना क्रिटिकल दिमाग लगाना बंद कर देते हैं और जो गुरु कहने जाता है वो हाँ में हाँ कहते चले जाते हैं। वो कहता है कि सवाल करना सीखो, तो वो सब लोग हाँ में हाँ मिलाते चले जाते हैं। ठीक है जी, आप कह रहे हैं इसलिए हम सवाल करेंगे। और वो सवाल गुरु पे नहीं करता, वो बाकी सब पे सवाल करते जाता है। उसी से जो है बाकी सबको क्रिटिकल एग्जामिन किया जाता है, गुरु को क्रिटिकल एग्जामिन नहीं किया जाता है कि वो जो बातें कह रहा है क्या उसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है, कोई साइकोलॉजिकल आधार है, क्या न्यूरोसाइंस उसकी बातों को प्रमाणित करता है,
क्या ऐसा कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है कि हम उसकी बातों को मानेंगे तो उससे मुझे मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी? इस तरह के क्रिटिकल थिंकिंग वो गुरु पर नहीं लगाता। वो गुरु कहता भी रहे कि क्रिटिकल थिंकिंग लगाओ, तो भी वो जो है उस पे नहीं लगाता, वो बाकी उसके शिष्य जो है बाकी सब पे लगाते रहते हैं। इसीलिए कल्ट के बहुत बड़े अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लॉयर, डॉक्टर, मैनेजमेंट किए हुए लोग उसके शिष्य बन जाते हैं। क्योंकि उन सबको लगता है कि यहाँ पे रैशनैलिटी सिखाई जा रही है, जबकि वहाँ पे एक थॉट कंट्रोल किया जा रहा होता है। ये स्टीवन हसन साहब कह रहे हैं। चलिए इसी बात पर जो है बाइट मॉडल का एक आखिरी बिंदु हम लोग समझ लेते हैं, वो है इमोशन कंट्रोल। इमोशन कंट्रोल में खास करके एक गैसलाइटिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी आप जो चीज़ महसूस कर रहे हैं, उस पर सवाल खड़ा करके उसको ऐसे रिफ्रेम या इनवैलिडेट कर दिया जाता है, जिससे आपको लगने लगे कि मुझे इस तरह की चीज़ें फ़ील नहीं करनी चाहिए, या जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, बल्कि वो तो एक अच्छा चीज़ है, या मुझे इसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई व्यक्ति, आनंद शिला आदि के कुछ किताबों में जो है इस तरह की बातें कही गई हैं, कि वो इस तरह से बातों को फ्रेम करते थे कि अगर आप जो है उनका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप नेगेटिविटी में खोए जा रहे हैं। आपको समाज ने कंडीशन कर लिया है, आप इसलिए उनकी बातों में खराबी ढूँढ रहे हैं। आप जो है उनको उनके सत्य के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्पिरिचुअली आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपके मन में उनके प्रति डाउट आया है, तो उसके प्रति उस गैसलाइट करके उसे इस तरह से महसूस करा दिया जाता है कि इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं सोचनी चाहिए। ये इमोशनल कंट्रोल है। इतना ही नहीं, उनकी एक शिष्या हैं के रिक्टर जी ने ये एक 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 लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसे व्यक्ति के बारे में पता है, ऐसे लड़कियों के बारे में पता है जो उनके कम्यून में वो रहा करती थी, और वो टीनेजर थी, लेकिन उसने पता नहीं कितने 70 या कितने लोगों के साथ अवैध संबंध बनाया था। तो एक टीनेजर को भी इस तरह की बातें सिखा दी जाती है। एक तो दूसरी किसी टीनेजर के बारे में उसने बताया है, जिसने 150 लोगों के साथ अवैध संबंध बताया था। तो ये सब जो है इमोशन कंट्रोल का टेक्टिक है। उसमें ये कहा जाता है कि ये सब चीज़ जो है गलत नहीं है, इस तरह की चीज़ें सिखा दी जाती है। आपको मन में अनुभव भी आएगा कि ये तो क्या हो रहा है, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो भी आपके दिमाग में इस तरह की बात भर दी जाएगी कि नहीं, मुक्ति के लिए ये सब करना ज़रूरी है। तो एक टीनेजर के साथ इस तरह का काम होना जो है एक गैर कानूनी भी है, लेकिन वो अध्यात्म के नाम पे वो सब चीज़ें सिखा दी जाती हैं। इतना ही नहीं, गैसलाइटिंग का तो ऐसा-ऐसा आलम रहता है कि अगर मान लीजिए आप के जो पति या पत्नी कोई भी हैं, वो कहीं और जाकर के आपको धोखा दे रहे हैं, तो आपके मन में जो दुःख आता है, तो वो कहते हैं कि ये अरे! ये तो जेलसी है, जेलसी तो अधार्मिक है। और वो इस तरह से उसको फ्रेम करते हैं कि अगर आपको इसकी वजह से दुःख हो रहा है कि आपके प्रेमी या प्रेमिका, आपके पति या पत्नी जो है किसी और के साथ सो गए, तो वो जो है आपकी कमी है, वो आपकी जेलसी है। जैसे कि बियॉन्ड साइकोलॉजी नामक एक ग्रंथ में बताते हैं। कि मैं जानबूझ कर के ऐसे-ऐसे टेक्निक का प्रयोग करता हूँ जिससे कि आपके भीतर की जो जेलसी है वो बाहर आ पाए। तो ये चीज़ जो है, आपको जो दुःख हो रहा है उसका नाम जेलसी उन्होंने कह दिया। तो इसको कहते हैं रिफ्रेमिंग। ये एक गैसलाइटिंग का टेक्निक होता है। इससे इसकी वजह से लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ओह! जो मुझे ये दुःख हो रहा है, सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, वो मेरी खराबी है, वो तो मेरी जेलसी है। तो इस तरह से उसकी भावनाओं को रिफ्रेम कर दिया जाता है, जबकि आधुनिक विज्ञान इसको सख्त नकारता है। हमने आपको जोनाथन हाइट साहब, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं यूएस में, उनके शोधों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया था, वो जाकर के अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उन्होंने मोरल फाउंडेशन थ्योरी दिया है। उन्होंने कहा है कि आदमी का मोरल फाउंडेशन 6 पिलर पे खड़ा होता है, जिसमें से लॉयल्टी भी एक एक है। हर व्यक्ति को लॉयल्टी की चाह होती है, हर कोई व्यक्ति जो उसके प्रति लॉयल नहीं होता है तो उसे एक तकलीफ होती है। ये एक मोरल नेसेसिटी है, एक साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है, लेकिन उसको वो इस तरह से फ्रेम करते हैं कि नहीं, नहीं, ये आपकी साइकोलॉजिकल नेसेसिटी नहीं है, ये तो आपकी जेलसी है, ये तो आपका ईगो है, ये तो आपका ये है, क्या कहते हैं, समाज ने आपको कंडीशन कर दिया इसलिए आपको बुरा लग रहा है, आपको बुरा लगना नहीं चाहिए। तो इस तरह से वो गैसलाइटिंग भी कर देते हैं। उसी तरह से ये बुक ऑफ विज़डम नामक की इनकी किताब आती है। इसमें उन्होंने इसी जेलसी को जो है रिफ्रेम कर दिया है, कि ये तो कंडीशनिंग है आपके ईगो का। ईगो जो है अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता रहता है, इसीलिए आपको जेलसी फ़ील हो रही है। नहीं तो ये आपको यहाँ पे जेलसी फ़ील नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं रिफ्रेमिंग। इतना ही नहीं, उनकी एक किताब आती है लव, फ्रीडम एंड अलोननेस। इसमें उन्होंने यह कहा है कि आप जिसको प्रेम कह रहे हो, प्रेम है ही नहीं। वो तो जेलसी है, वो तो हेट्रेड है, वो तो वायलेंस है, हज़ार चीज़ हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है। इसको कहते हैं इनवैलिडेशन। तो इस तरह से आदमी को लगने लगता है कि मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, मेरा इमोशन गलत है, वो मुझे इस तरह से अनुभव नहीं करना चाहिए। ये वो गैसलाइटिंग का टैक्टिक्स है जो एक कल्ट लीडर यूज़ करता है इमोशन कंट्रोल के लिए। तो ये बाइट फ्रेमवर्क है। तो आप भी अगर किसी कल्ट गुरु को सुन रहे हैं, तो
ये सारे फ्रेमवर्क लगा करके पहचानिए कि क्या वो कल्ट गुरु है। वो कल्ट गुरु तरह तरह के उपाय करेगा कि वो कहेगा कि नहीं मैं तो कल्ट का हूँ, मैं तो अपने आप को भगवान कहाँ कहता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान कहे। ये सारे फ्रेमवर्क जहाँ पे फिट बैठ रहे हों वहाँ पे कल्ट का निर्माण हो चुका है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस एपिसोड में हमने समझा कि ये कल्ट लीडर जो है वो कैसा होता है, क्या होता है, कि कल्ट किसको कहते हैं, वो किस-किस तरह के टैक्टिक्स का प्रयोग करता है, और अब हम सवाल खड़ा होता है कि उस तरह की टैक्टिक्स का प्रयोग करता क्यों है? करता क्यों है, उसके लिए जो है यह थीसिस हमने आपको बताया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का। इस श्रृंखला में हम उसी पर विचार करेंगे। दरअसल इन्होंने ये पाया कि कल्ट लीडर में जो होते हैं कई सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। बहुत तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। तो डीएसएम नाम की एक मैनुअल आती है जिसमें हर तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में विस्तार से वर्णन आता है। डॉक्टर लोग उसी का प्रयोग करते हैं। तो उन सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी इन 3 भागों में बाँटा गया है। इसके अलावा भी कुछ और भी बच जाते हैं। तो कल्ट लीडर में ये क्लस्टर बी यानी ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। ये 4 क्लस्टर बी में ये 4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं। यानी बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रायनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अगले 4 एपिसोड में हम इन्हीं चारों के बारे में विचार करेंगे और इन सब के एक-एक केस स्टडी भी हम आपको दिखाएँगे, जिनके व्यवहार में इन सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा साम्य दिखाई पड़ता है। तो इस श्रृंखला के अंत तक हम हमारे साथ बने रहें, ताकि आप पहचान पाएँ कि आप जिन गुरु को सुन रहे हैं, वो भी कहीं इसी तरह के मानसिक रोगों से ग्रस्त तो नहीं हैं। कहीं वो भी आपके साथ ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको जाके पछताना पड़ सकता है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए लगे कि आपको बहुत मुक्ति मिल रही है, आपको आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, आपको एक ज्ञान मिल रहा है, आपको स्पष्टता मिल रही है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपके साथ एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है, जिसकी वजह से दीर्घकाल में आपको पछताना पड़े। तो कल्ट गुरु, देवता या दरिंदा, इस श्रृंखला में हमारे साथ बने रहें। ये पहला एपिसोड था, अभी 4 एपिसोड आपको और दिए जाएँगे। साथ पर बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।